हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 2026 और 27 वाले बच्चों के लिए। काफी दिनों से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी चाहिए और कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए और कब से हमको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। तो सारे बच्चों पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सारे बच्चे जो अपेयरिंग के हैं, जो ड्रॉप लेकर तैयारी करते हैं या फिर जो साथ साथ में अपने सेकेंड ईयर में प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। साथ में क्या आप कर सकते हो अच्छा, जिससे कि आपकी एक अच्छी रैंक बन जाए, वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में क्या गलतियां आप ना करो जिससे कि आपका पूरा साल खराब हो सकता है, तो उनसे कैसे आप बचोगे उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ में जो एस्पायर स्टडी का अनाउंसमेंट होगा वो भी यहाँ पर हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा समय निकाल करके बैठें इस सेशन को देखने के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो टाइप या फिर छोटा वीडियो नहीं होगा। इसमें हम लोग काफी डिटेल में चर्चा करेंगे जिससे कि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ और ये जान पाओ कि निमसेट आखिर में है क्या, कैसे हम इसकी तैयारी कर सकते हैं और कितना जरूरी हमारे लिए हो सकता है और क्या क्या इसमें सावधानियां बरतनी चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सेशन। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो न्यू बैच जो 2026 और 27 के लिए स्टार्ट होगा, इसके लिए हम लोग लास्ट में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम लोग बात करें कि बेस्ट टाइम टू प्रिपरेशन, कब हमको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और उनके मन में एक डाउट आता है कि हम सेकेंड ईयर से तैयारी शुरू कर दे या हम थर्ड ईयर से तैयारी शुरू कर दे या लास्ट में ड्रॉप लेकर के हम तैयारी शुरू करेंगे। क्या समय कब तैयारी शुरू करनी चाहिए, ऐसा समझ में नहीं आता है। क्योंकि काफी सारे बच्चों के दिन भर जब हम कॉल रिसीव करते हैं तो हमको पता चलता है यही डाउट है कि सर हम अभी से स्टार्ट कर दें या जून से स्टार्ट करें या जुलाई से करें या नेक्स्ट जून जुलाई से करें, कब से प्रिपरेशन शुरू करें। तो यहां पर हम आपको बता देते हैं कि ये हम डिसीजन आप पर छोड़ देते हैं कि कब से आपको तैयारी करनी है। क्योंकि देखो, जो प्रिपरेशन है वो एंट्रेंस की प्रिपरेशन है और एंट्रेंस की प्रिपरेशन में डिसीजन आपको लेना है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने वीक हैं, कितने स्ट्रांग हैं और कब से आप कब तक अच्छी मेहनत करके तैयारी करके एग्जाम निकाल सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है, 11-12 अच्छे से पढ़े हुए होते हैं, तो वो आगे इजिली से चीजों को कवर कर लेते हैं और आराम से चीजों को पढ़ लेते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका 10th का और 11th का और 12th का बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता है। ठीक है, बायो बैकग्राउंड से होते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, उनकी मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में या 12th में नहीं रही होती है, वो टाइप के भी बच्चे होते हैं। तो उनको थोड़ा सा ज्यादा समय देना चाहिए, क्योंकि आप रिस्क नहीं लोगे। अगर आप एक साल तैयारी करोगे तो निश्चित तौर पर है कि आप सोचोगे हमारा एग्जाम निकले, और ऐसा सोचना भी चाहिए। तो जब आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा समय ज्यादा दे देना चाहिए और थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। तो डिसीजन आपका है कि कब से आप प्रिपेयर करें और इसके बारे में अभी डिटेल पर बात करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम जून से तैयारी करेंगे, जुलाई से करेंगे, अगस्त से करेंगे या दिसंबर से करेंगे या नेक्स्ट ईयर करेंगे, तो आप इस सेशन को और आगे तक जरूर देखें। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता होगा। ठीक है, ये है किस चीज के लिए एग्जाम, इसमें क्या क्या आगे हमको जो है मिलेगा, क्या हम जाएंगे जब कंपनी में तो कैसी कंपनी में जाएंगे, कौन सी चीजें होंगी, उसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ी सी बात होनी जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये जो एग्जाम होता है ये ग्रेजुएशन के बाद होता है। आपको पता है कि MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कोर्स है वो बेसिकली ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट एक कोर्स है। इसको कौन से बच्चे कर सकते हैं, तो इसको वो सारे बच्चे कर सकते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स का सब्जेक्ट रहता है। तो MCA के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है निमसेट के लिए कि आपके पास ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स होना चाहिए। अब अगर आप निमसेट के अलावा कोई और एग्जाम देना चाह रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल जामिया का हो गया, JNU का हुआ, CUET का हुआ, ये सब एग्जाम जब आप देते हो तो कहीं कहीं पर इसके लिए 55% और 50% विद मैथमेटिक्स इन 12th मांगते हैं कि 12th में आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। ग्रेजुएशन में नहीं भी है फिर भी काम चल जाएगा। बट निमसेट की जब बात आती है तो इसमें आपके ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में निमसेट के लिए 60% या 6.5 CGPA होना चाहिए। बाकी जो एग्जाम रहते हैं तो 55% 50% ऐसा रहता है। तो यहां पर क्लियर कट बात आपको समझ में आ जाती है कि अगर निमसेट का क्राइटेरिया समझें तो 60% या 6.5 CGPA ग्रेजुएशन विद मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स। और अगर बाकी कॉलेजों के लिए समझें तो ज्यादातर कॉलेजों में आपका जो क्राइटेरिया रहता है वो 12th में मैथमेटिक्स मांगते हैं और साथ साथ में 55% 50% मांगते हैं। तो ये दोनों में यहाँ पर अंतर है। तो दोनों से ही MCA होता है, निमसेट से भी MCA होगा और जो आपके JNU BHU डीम्ड यूनिवर्सिटी अच्छी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनसे भी MCA होता है। तो दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं।
अब थोड़ा सा अगर हम लोग और गौर करें तो पेपर का जो पैटर्न होता है निमसेट एग्जाम का, वो पेपर का पैटर्न क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो पेपर के पैटर्न के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले इसमें 4 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होता है। जब आप पेपर देने जाओगे एग्जाम हॉल में 4 सेक्शन में मिलेगा, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश। अब मैथ्स में टोटल 50 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंप्यूटर में आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश में आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इनका जो वेटेज रहता है तो ये 50 क्वेश्चंस जो होते हैं इनके लिए 70 मिनट्स आपको मिलते हैं, और जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके लिए 30 मिनट्स मिलते हैं, और इन दोनों सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट्स कंबाइन दिए जाते हैं। साथ साथ में कितना वेटेज है तो यहाँ पर 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है मैथ्स का, टोटल 50 क्वेश्चन तो 600 मार्क्स के हो जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का, टोटल 40 क्वेश्चन तो आपके 240 मार्क्स के हो जाते हैं। ऐसे ही अगर जाए कंप्यूटर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो 20 क्वेश्चन तो 120 मार्क्स के, और इंग्लिश में 4 मार्क्स का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो टोटल 40 मार्क्स के। तो यहाँ पर अगर हम ये समझें तो टोटल आपके पूरे पेपर में जब आप क्वेश्चन को जोड़ोगे तो 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके लिए आपको 120 मिनट्स ही मिलते हैं। तो काफी सारे बच्चों का ये भी एक प्रॉब्लम रहती है कि सर आप कितना इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, कैसा एग्जाम है, कितना एग्जाम है, डिफिकल्ट है या फिर आसान है या कैसा है। तो देखो एग्जाम के अगर पैटर्न की बात करें, लेवल की बात करें, तो ऐसा नहीं बोलो कि बहुत हार्ड एग्जाम है या बहुत टफ एग्जाम है, बट इसमें सबसे जो कठिन चीज है वो ये है टाइम का क्राइटेरिया, ठीक है। क्योंकि जब इसमें आपको 50 क्वेश्चंस मैथ के मिलते हैं तो आपका जो सेक्शन ओपन होगा कंप्यूटर पे वो 70 मिनट्स का ओपन होगा। 70 मिनट्स के बाद में आप मैथ के सेक्शन पर वापस नहीं आ सकते हो। ऐसे ही जब लॉजिकल के सेक्शन में जाओगे तो आपको 30 मिनट में 40 क्वेश्चंस करने होंगे, और इस 30 मिनट के बाद में आप इस सेक्शन पर वापस नहीं आ पाओगे। तो यहां पर टाइम का बहुत बाउंडेशन है कि आपको 70 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं, 30 मिनट में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फिर 20 मिनट में ये 30 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इसलिए पेपर थोड़ा ये डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको टाइम के साथ में ये पेपर सॉल्व करना होता है। तो ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो यहां पर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है तो फिर से वही चीज एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कौन सी, कि सर हमको तैयारी कब करनी चाहिए, इसका जवाब तो मिला ही नहीं। तो यहां पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सेकेंड ईयर में तैयारी शुरू कर देते हैं ग्रेजुएशन के, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थर्ड ईयर में तैयारी शुरू करते हैं ग्रेजुएशन के, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ड्रॉप लेकर के ग्रेजुएशन पास आउट होने के बाद तैयारी शुरू करते हैं। तो अब हमने पहले भी बताया कि हमने यहाँ पर क्यों आपको दोनों चीजें समझाई। पहले हमने समझाया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दूसरा समझाया आपको मार्किंग सिस्टम क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है और टाइम कितना मिलता है। तो यहां से अगर आप ये चीजों को समझो, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम है, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जितना पहले से आप प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे, जितना जल्दी तैयारी शुरू कर दोगे, उतना आपके लिए बेहतर है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे तेज चलने लगता है और आप चीजों को समझ पाते हो। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर देखा होगा कि जब जेई की तैयारी पेरेंट्स अपने बच्चों को करवाते हैं तो वो कभी कभी 11-12 से ही मेहनत करवाना शुरू कर देते हैं कि जब तक ये मेन एग्जाम देगा तब तक इसका एग्जाम आराम से जेई का या नीट का क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। अपेयरिंग में वो रिस्क नहीं लेते हैं कि एक साल ड्रॉप लेकर के तैयारी करवाएं। तो वही सेम सिनेरियो यहाँ पर है। एंट्रेंस एग्जाम है, जितनी ज्यादा आप मैथ पढ़ोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा लॉजिकल सीखोगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल यहाँ पर रहता है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि कब आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, कैसी आपकी अप्रोच है। बहुत ज्यादा वीक है तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और अगर आप चाहते हो कि अगली साल से करो तो आप उस पर पहले विचार करो, उसका डिसीजन लो, चीजों को समझो, फिर उसके बाद अगली साल की प्लानिंग बनाना। तो यहां पर ये चीज आप समझ गए। अब नेक्स्ट चीज यहां पर देखें कि क्या क्या फैक्टर्स हैं कि हम टॉप रैंक लेकर के आ सकते हैं। सबसे बड़ी यहां पर जो दिक्कत होती है कि रैंक तो सबको अच्छी लानी है। जिस भी बच्चे से पूछो सर हमको टॉप 100 के अंदर रैंक चाहिए, टॉप 50 के अंदर रैंक चाहिए, टॉप 10 के अंदर रैंक चाहिए, ठीक है। लेकिन जब बात आती है पढ़ने की तो उसमें कुछ बच्चे पीछे हटने लगते हैं कि सर इतना नहीं पढ़ पाएंगे, कॉलेज का एग्जाम भी रहता है, सेमेस्टर भी रहता है, ये भी रहता है, वो भी रहता है। तो आप अगर ये सोचते हो कि हम ये भी काम कर लें और इस काम में हमको निमसेट की तैयारी का पढ़ना भी ना पड़े, तब तो ये पॉसिबल है नहीं। अगर आप ग्रेजुएशन अपना कर रहे हो, साथ में निमसेट के लिए अगर तैयारी करना शुरू करोगे तो निश्चित है आपको थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ेगा। एटलीस्ट 2-3 घंटे तो आपको डेली प्रिपरेशन के लिए निकालने पड़ेंगे। तो अगर आप वो 2-3 घंटे प्रॉपर निकालते हो, पूरे साल निकालते हो, तो निश्चित तौर पर आपका एग्जाम निकलेगा। क्यों हम निश्चित तौर पर बोल पा रहे हैं, अभी आगे हम एग्जाम्पल भी आपको दिखाएंगे। तो आप अगर ग्रेजुएशन के साथ में अच्छी मेहनत करते हो, अपना ग्रेजुएशन वाला ग्रेजुएशन को टाइम देते हो, प्रिपरेशन वाला प्रिपरेशन को निमसेट का टाइम देते हो, तो निश्चित तौर पर आपकी एक अच्छी रैंक बन जाएगी। लेकिन यहां पर
सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो तीन चीजें जरूरी हैं। सबसे पहली चीज जरूरी है कंसिस्टेंसी, कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तैयारी हमने शुरू कर दी, प्रिपरेशन हमने शुरू कर दी, 15 दिन बहुत मेहनत से पढ़े, फिर उसके बाद अच्छे से नहीं पढ़ रहे। तो ऐसे अगर आप करोगे ब्रेक कर करके तो पूरा साल खत्म हो जाएगा और आप कुछ अच्छे से चीजों को पढ़ भी नहीं पाओगे। तो यहां पर सबसे ज्यादा है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दूसरा आपका यहां पर है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब क्या है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हो और आपको मालूम है कि हमें एग्जाम 1 साल या 1.5 साल या 2 साल में निकालना है, तो एटलीस्ट जो आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको रोक देना चाहिए 1 साल या 2 साल के लिए। शादी बारात, मुंडन पार्टी और ये सब चीजें हैं, तो इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि हमें कम अटेम्प्ट करना है। मेन फोकस होना चाहिए हमारा पढ़ाई पर, कि हम अच्छे से पढ़ाई कर पाए चीजों को और अच्छे से एग्जाम को निकाल पाए। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और सेक्रीफाइस आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि बंद कर लें कमरा और फिर तपस्या में लग जाओ और पूरा वैसे वैसे नहीं बोल रहे हैं। सेक्रीफाइस का मतलब है कि कुछ चीजों को छोड़ना होगा। जो चीजें आप का टाइम खराब कर रही हैं उन चीजों से आपको दूर रहना पड़ेगा और मेन फोकस करना पड़ेगा पढ़ाई पर। तो आप ग्रेजुएशन के साथ में ही अच्छी रैंक ला सकते हो। नेक्स्ट अगर देखें तो डेडिकेशन टू योर ड्रीम। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब आपको ये ऐसा फील हुआ बहुत पढ़ना पड़ रहा है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, कौन इतनी मेहनत करेगा, तो आप डिसाइड कर लेते हो चलो अगली बार देखेंगे। फिर जब अगली बार आते हो तो आपको लगता है कि हम तो यार पिछली बार पढ़े थे, हम तो रिपीटर हैं और हमको तो पहले से मालूम है कि कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, चलो अच्छा धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से हो जाएगा। फिर आप अगली साल भी खराब कर देते हो। तो जो काम 1 साल या 9 महीने या 10 महीने में हो सकता था उसके लिए आप 3-3, 4-4 साल खराब कर देते हो। या फिर अगर गलत गाइडेंस में आप पढ़ रहे हो, गलत तरीके से पढ़ रहे हो, तब भी आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल कभी कभी लग जाते हैं। तो इन सब चीजों से आपको बचना है और कितना आप अपने गोल के लिए डेडिकेट रहते हो ये भी यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर चीज देखें तो जैसे अगर बात करें ये 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो अब ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्यों इनकी फोटो लगाई है, क्योंकि ये हमने बताया कि अक्सर बच्चों का ये डाउट रहता है सर हमें कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, सेकंड ईयर से करनी चाहिए, थर्ड ईयर से करनी चाहिए या फिर ड्रॉप लेकर के करनी चाहिए। तो देखो जो बच्चे ड्रॉप लेकर के तैयारी करते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है, जो बच्चे सेकंड ईयर से तैयारी करते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है, जो बच्चे थर्ड ईयर से तैयारी करते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है। फिर सर अंतर क्या रहता है तीनों में, तीनों साल के बच्चों में? तो जो ड्रॉप लेके तैयारी करते हैं उनमें 2 चीजें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक तो उनको टाइमली पढ़ना होता है, दूसरी उनकी प्रॉब्लम होती है कि टेंशन बहुत होती है कि अगर इस साल भी नहीं निकला तब तो फिर 1 साल और हमको देना पड़ जाएगा तैयारी के लिए। जो अपेयरिंग में तैयारी कर रहे होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है, आराम से पढ़ते हैं, रिलैक्स होकर पढ़ते हैं और एग्जाम देते हैं, निकल जाता है। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि कॉलेज में प्रोजेक्ट है या फिर कॉलेज का असाइनमेंट कंप्लीट करना है, ये सारी चीजें, उसके साथ नेमसेट की प्रिपरेशन करनी है। तो जो बच्चे सेकंड ईयर में होते हैं उनका बेनिफिट क्या हो जाता है? उनका बेनिफिट ये होता है कि जो बच्चे सेकंड ईयर में हैं तो उनको धीरे धीरे पढ़ना होता है। उनको मालूम है कि अभी हम पूरा सिलेबस इस साल कवर कर लेंगे, अगली साल अपनी एक्यूरेसी और टाइम पर काम कर लेंगे जिससे कि हमारी स्पीड अच्छी हो जाएगी और जो जो कॉन्सेप्ट इस साल अच्छे से नहीं पढ़ पाए, बाय द वे कहीं चूक हो गई, तो वो अगली साल हमारे कवर हो सकते हैं। तो उनको कम टेंशन होती है तो अपना धीरे धीरे आराम आराम चीजों को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे 2 एग्जाम्पल के तौर पे हमने फोटो लगाई है। ऐसे तो एस्पायर में बहुत सारे बच्चे रहते हैं लेकिन ये टॉप 50 के अंदर है तो हमने यहाँ पर ये फोटो लगाई। जैसे यहाँ पर आप देखोगे आयुष गर्ग, तो ये इस साल 2024 में बच्चा एग्जाम दिया था और एस्पायर स्टडी में इसने 2 सेशन का कोर्स ज्वाइन किया था, 2 साल का कोर्स, ठीक है। तो अब ये बच्चा इस साल जब 2024 में एग्जाम दिया था तो ये सेकंड ईयर में था, ठीक है, ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में। तो सेकंड ईयर में इसने अपना एग्जाम दिया, मतलब एस्पायर में इसने 2 साल तैयारी का प्लान ज्वाइन किया। उसके बाद में 1 साल पढ़ने के बाद इसने सोचा कि हम अपना पेपर जो है देखते हैं कैसा हमारा जाता है, कितनी हमारी तैयारी हो चुकी है। तो इसने जब पेपर अपना यहाँ पर दिया तो इसकी ऑल इंडिया रैंक बनी 15। ऑल इंडिया रैंक कितनी बनी? 15। कब बनी? सेकंड ईयर में। कब, कैसे पेपर दिया था? एडमिशन लेने के लिए नहीं, केवल अपने आप को जज करने के लिए कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। तो इसने पूरा अपना सिलेबस 9 से 10 महीने में कंप्लीट किया, खूब अच्छे से पढ़ाई की, लगन से पढ़ाई की और इसकी प्रिपरेशन 1 साल में कंप्लीट हो गई। अब इस बार ये बच्चा फिर से पेपर देगा 2025 में और इसका ग्रेजुएशन भी 2025 में कंप्लीट हो जाएगा, रैंक बनेगी इसकी, कॉलेज ले लेगा, तो दोनों काम इसके एक साथ हो गए, ग्रेजुएशन भी हो गया और साथ साथ में एनआईटी भी इसको मिल गई। ऐसे ही अगर एक स्टूडेंट यहां पर देखें तो जैसे नीतीश जी है, तो यहां पर 2022 में अगर आप देखोगे, ठीक है, 2021 में
तो इसकी रैंक थी ऑल इंडिया 29। कितनी रैंक थी? ऑल इंडिया 29। तो ये बच्चा भी एस्पायर स्टडी में 2 सेशन का कोर्स ज्वाइन किया था, मतलब कि 2 साल सर हमको पढ़ना है। तो इसने जब ज्वाइन किया तो इसका भी यही था कि लाओ सर एक बार हम देखते हैं ट्राई करके कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है और कितना हम अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं। तो इसने जब पेपर इसके पहले दिया था 29 रैंक बनने से पहले, तो इसकी रैंक ऑल इंडिया बनी थी 55। ठीक है, यहां पर आप देख पाओगे, ये है नीतीश जी। तो यहां पर इसकी जो रैंक बनी थी वो बनी थी ऑल इंडिया रैंक 55। ठीक है, अब जब इसने अगली बार पेपर दिया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम, तो इसकी रैंक बनी ऑल इंडिया 29। तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि जब बच्चा पहले से इतना ज्यादा स्ट्रांगली मेहनत कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके चांस हो जाते हैं ज्यादा। और अगर मान लो जैसे इसने पेपर दिया था, ऐसे एसएसपार में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो ऐसे जब इसने एग्जाम दिया था, मान लो 55 रैंक थी, अब अगर मान लो इसकी रैंक 200 होती, 300 होती, 400 होती, जिन बच्चों की रहती भी है बहुत सारे बच्चों की, तो अब ये अपना जज कर लेता कि हमारी इस साल अभी इतनी तैयारी हो पाई है, 400 रैंक है, अब हमको अगली बार कितना इंप्रूव करना है अपने आप को जिससे कि एक टॉप रैंक और निकल के आए। तो आप भी अगर चीजों को इस तरीके से मैनेज करते हो कि आपके सिलेक्शन में आसानी हो, तो आप भी एक अच्छी रैंक अचीव कर पाओगे। ठीक है, अब जैसे इसकी रैंक पहले 55 थी, फिर उसके बाद बन गई 29। ठीक है, तो यहां पर भी इसको कैटेगरी से एनआईटी त्रिची मिल जाती, यहां इसको जनरल कैटेगरी से एनआईटी त्रिची अगली बार मिल गई। ठीक है, तो यहां पर समझने वाली बात है कि बच्चे किस तरीके से अप्रोच में लगे हुए हैं। आप अगर पीछे रह जाते हो तो इसमें गलती आपकी है, हमारा काम है आपको अवेयर कराना। तो अवेयर कराने का मतलब है आप सोचो कि कैसे आप एग्जाम को बढ़िया से क्रैक कर सकते हो, क्या आप बेस्ट डिसीजन ले सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो यहां से आई थिंक समझ, जैसे नीतीश वर्मा, तो इस समय जो है ये बच्चा अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है। अच्छी कंपनी में सोचते हो अमेजन AWS में जॉब कर रहा है और इसका प्लेस जो है वो 50 लाख से अबव पे हुआ है। समझ पा रहे हो? तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसमें अपॉर्चुनिटी भी आपको बहुत ज्यादा मिलती है और साथ साथ में आपको बेस्ट पैकेज मिलता है, बेस्ट आपको कंपनी मिलती है। और जो एक CSIT वाले बंदे जो होते हैं बीटेक करके जाने के बारे में सोचते हैं, वो रास्ता यहां से आपके लिए खुल जाता है। तो आई थिंक आप ये चीजें समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर देखें तो अब जो बैच के बारे में बात थी, तो बैच कब से स्टार्ट होगा? तो आपका जो बैच है एस्पायर स्टडी का, वो नया बैच स्टार्ट होगा कब से देखें तो आपका नया बैच यहां पर 27 जनवरी से स्टार्ट होगा। और किन बच्चों के लिए? जो बच्चे 2026 की प्लानिंग कर रहे हैं, 2026 में पेपर देना है, या वो बच्चे 2027 में पेपर देना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों साल के बच्चे यहां पर तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, समझ लेते हैं कि क्यों हमको एस्पायर से तैयारी करनी चाहिए, क्यों हमको एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करना चाहिए, क्या आखिर एस्पायर स्टडी में खासियत है। क्योंकि कोचिंग तो बहुत सारी हैं, बट एस्पायर स्टडी ही क्यों हम चुने, ठीक है, उनको क्यों ना चुने कि आपको ही सर हम क्यों प्रायोरिटी दे। तो यहां पर काफी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से एस्पायर स्टडी को बच्चे लाइक करते हैं। तो सबसे पहली चीज है रियल कंपटीशन। रियल कंपटीशन का मतलब है एस्पायर स्टडी को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और वो एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जब आपको टॉपर्स मिलते हैं, जब आपको हार्डवर्कर स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो आप जब उनके बीच में टेस्ट देते हो तो आपको अपनी एक्चुअल रैंकिंग एग्जाम की समझ में आती है कि वाकई में हमारी कितनी रैंक बन रही है। ठीक है, कितना हम और अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये हमारे साथ बच्चे मेन एग्जाम में बैठेंगे तो हमें भी अच्छे से तैयारी करनी है। जैसे आपने एक वो कहानी सुनी होगी कि अगर आप 2 लोगों की रेस में दौड़ रहे हो, ठीक है, और आप अगर हार भी जाते हो तो आप सेकंड रहोगे, आपकी रैंक बनेगी कितनी? सेकंड। तो आपको सुन के तो फील होगा कि हमारी सेकंड रैंक बनी, बट एक्चुअल में तो आप हार चुके हो। क्यों? क्योंकि पहली रैंक वाला बच्चा जीत चुका है। तो यहां पर भी वही सेम चीज है, जब आप कम कंपटीशन में होते हो तो आपकी जो भी रैंक बने, लास्ट रैंक भी बनेगी तो आपको लगेगा अच्छी है। भाई अगर 10 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो आपकी 10 रैंक भी बनेगी तो आपको लगेगा तब भी हमारी 10 रैंक है, ऑल इंडिया में 10 रैंक है, बट एक्चुअली में पेपर 10 ही बच्चे दिए हैं। तो वही सेम चीज है, जब आप एस्पायर को ज्वाइन करोगे तो आपको काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा और इससे ये समझ में आएगा कि हाँ हमारी प्रिपरेशन जो चल रही है उसका लेवल इस समय क्या है। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करें तो एस्पायर स्टडी में सभी टाइप के बच्चों पर फोकस किया जाता है। यहां पर वो सिद्धांत नहीं है कि जो बच्चा टॉपर है उस पर हम पूरा मेहनत कर दें और जो बच्चा वीक है उसको उसके भरोसे छोड़ दें। यहां पर जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको चाहे वीक बच्चा हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, चाहे वो टॉपर बच्चा हो, सभी पे ध्यान दिया जाता है और जिसको जितनी जरूरत है
उतना ध्यान दिया जाता है। जैसे वीक स्टूडेंट अगर कोई है तो उसको जाहिर सी बात है ज्यादा जरूरत है, बेसिक से उठाने की जरूरत है, तो उस पर वैसा ध्यान दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा टॉपर है तो मालूम है कि उसको जो है प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, तो उस पर वैसा ध्यान दिया जाएगा। तो सारे बच्चों पर यहाँ पर फोकस किया जाता है। आप जीरो हैं तब भी आप सिलेक्शन लायक बन सकते हो। अदर इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि वहां पर आप सिलेक्शन लायक तभी बन पाओगे जब आपके अंदर पहले से क्वालिटीज हैं। तो आपके अंदर अगर क्वालिटीज होंगी तो आप क्यों ही कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे, ऐसे एग्जाम निकाल लोगे। तो वही सेम चीज यहाँ पर है कि स्पायर स्टडी में जीरो भी बच्चा अगर है तो वो सोच पाता है कि हम एग्जाम निकाल पाएंगे। अब नेक्स्ट अगर देखें तो कंसिस्टेंट टॉपर, तो यहां से अगर हम लोग समझें तो जैसे आप अगर देखोगे 2023 का रिजल्ट हो, 2022 का रिजल्ट हो, 2024 का रिजल्ट हो, तो एस्पायर स्टडी में लगातार बढ़िया बढ़िया टॉपर अच्छी अच्छी रैंक के साथ में टॉपर निकल रहे हैं, ठीक है। और इवन 2023 में देखोगे, 24 में देखोगे तो इतने ज्यादा टॉपर हैं कि आप एनआईटी में जब चेक करोगे तो सबसे ज्यादा बच्चे एस्पायर स्टडी के तुम्हें मिलेंगे। तो यहां पर ये चीज समझ में आती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो रियल रिजल्ट एंड सिलेक्शन, तो जितने भी एस्पायर स्टडी में आप देखते हो वो सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एस्पायर स्टडी को ज्वाइन किए होते हैं किसी ना किसी कोर्स के माध्यम से, और उन्होंने किसी ना किसी कोर्स के माध्यम से या तो पढ़ाई की होती है या अपनी प्रैक्टिस की होती है, उसके बाद में उनकी रैंक बनती है। हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि रिजल्ट कुछ और हो कुछ और, बताएं कुछ और। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे कि लोग लिख देते हैं कि 1000 सिलेक्शन, ठीक है, 700 सिलेक्शन, 800 सिलेक्शन, 500 सिलेक्शन, तो वो एस्पायर स्टडी में जो है चीज नहीं है। आपको जितने भी यहां पर देखने को मिलेंगे, जितने होंगे उतने आपको देखने को मिलते हैं। तो ये चीज आपको यहां पर समझनी चाहिए। आगे अगर बात करें तो आस्क फ्रॉम योर सीनियर्स एनी कोचिंग स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करना चाह रहे हो, आपके मन में विचार आ रहा है कि एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करें, तो आप सबसे जो बेस्ट तरीका है जज करने का, तो आपका कोई भी दोस्त, भाई बहन या कोई भी एनआईटी में जो पढ़ रहा हो, किसी भी एनआईटी में पढ़ रहा हो, त्रिची, सूरतकल, वारंगल, इलाहाबाद, कहीं भी एनआईटी में कोई भी आपका सीनियर या भाई या बहन पढ़ रहा हो, उससे आप पूछो कि एस्पायर स्टडी हमको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर वो आपको बताएगा कि एस्पायर स्टडी इसलिए ज्वाइन करना चाहिए, इतने सारे बच्चे यहाँ पर हमारे साथ में पढ़ रहे हैं, या इतने सारे हमारे सीनियर्स हैं, या आपको ये वहाँ चीज पता लगेगी। तो जब आपको पता लगेगी तो आपको समझ में आएगा कि एस्पायर स्टडी ही क्यों चुने, ठीक है, क्यों सारे बच्चे एस्पायर स्टडी को चूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी वो अलग होती हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो कंटेंट क्वालिटी, तो कंटेंट क्वालिटी का मतलब जैसे आप देखोगे तो बुक्स होती हैं, नोट्स होते हैं, वीडियोज होते हैं। तो अब अगर कोई चैप्टर पढ़ा रहा है, सभी सब कुछ एक ही चीज पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी इन द सेंस कितना डीप में कोई चीज समझाई जा रही है, कितना आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक ले जाया जा रहा है, और कितना आराम से ले जाया जा रहा है। एस्पायर में सबसे खास बात है, आप यूट्यूब पर जाओ, कोई भी लेक्चर हमारा सर्च करके देखो रैंडमली और उसको पढ़ो, तो तुमको ये समझ में आएगा कि 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया और सर ने कहीं पर स्पीड भी नहीं बढ़ाई, कहीं पर कुछ कठिन लगा भी नहीं, और धीरे धीरे सारी चीजें हमारे समझ में आ गई। तो ये सबसे बेस्ट चीज होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है उड़ाया जाता है, ये हो गया, ये हो गया, ये कर लोगे, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे नहीं। पूरा बेसिक डिटेल में आपको समझाया जाता है कि ये आखिर क्यों हुआ है, ये अप्रोच कहाँ से आई है, ये कहाँ से, ऐसा नहीं है ये शॉर्टकट है इसको लगा लेना, ये ट्रिक है इसको लगा लेना, ऐसा कर लेना। क्योंकि जब एग्जाम में आप जाते हो पेपर देने तो आप फंस जाओगे अगर चीजों को अच्छे से समझ करके नहीं गए हो। तो ये सबसे बेस्ट चीज है। यूनिक आपको टेस्ट मिलते हैं, आपको यूनिक जो है वो कंटेंट मिलता है, आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट क्वेश्चन मिलते हैं, नए नए क्वेश्चन हम जनरेट करके खुद आपको देते हैं, जो आपको ना किसी वेबसाइट पर मिलेंगे, ना जो आपको किसी बुक में मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको क्रिएट करके यहाँ पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो वेबसाइट प्लेटफॉर्म, जब आप एस्पायर स्टडी का वेबसाइट वाला प्लेटफॉर्म ओपन करते हो तो वहां पर जो टेस्टिंग का पैटर्न है वो बहुत अजीब होता है। और वो अजीब किस टाइप का कि आप जब उसको अटेम्प्ट करोगे तो आप भी सोचोगे वाह क्या मजा आ गया। क्यों? क्योंकि जब आप पेपर को ओपन करोगे, आप पेपर को अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद में क्वेश्चन को फिल्टर करोगे, कौन से छूट गए, कौन से बच गए, कौन से हमको अटेम्प्ट करने थे, कौन से नहीं अटेम्प्ट कर पाए। फिर एक ऑप्शन उसमें होता है बुकमार्क का, कि आपने अपने क्वेश्चन का बुकमार्क बना लिया कि ये वाले 10 क्वेश्चन हमको टफ लग रहे हैं, इसकी एक बुकमार्क फोल्डर बना लेते हैं, उसमें ये क्वेश्चन अपने सेव कर लेते हैं, बाद में इन फ्यूचर अगर कभी जरूरत लगेगी तो इन क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे। तो ये सारी चीजें आपको एस्पायर स्टडी के वेब पोर्टल पर मिलता है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर देखें तो जब आप कोर्स ज्वाइन करते हो तब क्या क्या मिलता है, ठीक है, वो क्या था कि क्यों एस्पायर को हमें चूज करना चाहिए, क्या चीजें हैं, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि मेन चीज होता है कि आपके प्रति
टीचर कितना समर्पित है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 5 बच्चे फिल्टर कर लिए और फिर उन्हीं पर हम तैयारी कर रहे हैं और बाकी बच्चों से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, फिल्टर करना चाहिए, लेकिन जिसको जैसी नीड है उसको वैसा प्रोवाइड भी करना चाहिए, किसी को अपने भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो एस्पायर स्टडी में ये चीज नहीं है, आपको पूरा प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा। अगर आप पूरा शिद्दत से हमको फॉलो करते हो तो निश्चित तौर पर आपको हर एक चीज प्रोवाइड करवाई जाएगी और कोशिश की जाएगी आपकी बेस्ट रैंक बने, टॉप रैंक बने। अब नेक्स्ट चीज अगर देखें तो कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है, तो आपकी डेली इसमें लाइव क्लासेज होंगी, पर डे लाइव क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे लाइव क्लास होती है, और साथ साथ में लाइव क्लास के बाद में क्वेश्चंस भी आपको दिए जाते हैं कि ये 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपको करके दिखाने हैं। फिर इसके बाद जो ये लाइव क्लास होंगी इन्हीं की रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल कराई जाती है कि बाद में इन फ्यूचर अगर आप कभी देखना चाहते हो, एग्जाम तक रिपीट करना चाहते हो तो आराम से रिपीट करके देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो आपका रहता है वो असाइनमेंट प्लस डीपीपी। तो असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं जब आपका जैसे क्लास हो गई, क्लास के 2, 3, 4, 5 क्लास हो गई तो उससे संबंधित आपको क्वेश्चन की सीट दी जाएगी, 50 से 60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं और फिर सबमिट भी करना होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है सबमिट भी करना होता है। एस्पायर स्टडी में आपकी मॉनिटरिंग भी होगी, ठीक है, कि आप वो सबमिट भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जब आप सबमिट नहीं करोगे, आपने 10 असाइनमेंट नहीं सबमिट किए, 15 असाइनमेंट नहीं सबमिट किए, तो आपके पास मैसेज भी जाएगा कि आप प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कोर्स रोक दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए। तो आप फिर से बोलोगे सर अच्छा आपसे शुरू कर देंगे, तो फिर उसके बाद आपका असाइनमेंट चेक किया जाएगा, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। एस्पायर स्टडी अगर ज्वाइन किया तो मींस आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर यहां पर देखिए तो लाइव टेस्ट प्लस रिकॉर्डेड टेस्ट। अब जब आपने असाइनमेंट सॉल्व कर लिया, सीट लगा ली, डीपीपी लगा ली, सबमिट भी कर दी, तो उसके बाद में टेस्टिंग की बारी कि आखिर आपको आया कितना है चैप्टर। तो फिर उस चैप्टर का आपका टेस्ट होगा, उसको आप अटेम्प्ट करोगे। टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद पता चलेगा कि 100 में से 50 नंबर बने तो मतलब अभी हमको और तैयारी करने की जरूरत है। 100 में से 80 नंबर बने तो मतलब चैप्टर हमारा पूरा प्रिपेयर हो चुका है। तो वो टेस्टिंग भी आपकी रहती है। इसमें दोनों टेस्ट होते हैं, प्री रिकॉर्डेड टेस्ट भी मिलेंगे, साथ साथ में आपके लाइव टेस्ट भी शेड्यूल होते हैं कि इस दिन ये टेस्ट होगा, इस दिन ये टेस्ट होगा। साथ साथ में होमवर्क कंप्लीशन, तो ये हमने बताया कि जब आपको असाइनमेंट डीपीपी मिलेगी तो आपको इसको सबमिट करके दिखाना भी पड़ेगा सर हमने किया है, और इसको यहाँ पर रैंडमली किसी भी बच्चे का कभी भी चेक किया जाता है और फिर आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा कि आप कर रहे हो तो क्या और इम्प्रूव करो, कितना अच्छा और कर सकते हो जितना कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो और कैसे आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो रिजल्ट स्पीक मोर देन वर्ड्स। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो काफी सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे, काफी सारे देखोगे संस्थान, तो वो बोलेंगे कि हमारा रिजल्ट बेस्ट है, हमारा रिजल्ट बेस्ट है, हमारा रिजल्ट बेस्ट है, ठीक है, और तरह तरह की बातें बताएंगे कि ऐसा है, वैसा है, वैसा है। लेकिन जो रिजल्ट है वो एस्पायर स्टडी में है, जो रिजल्ट है वो कहाँ है, एस्पायर स्टडी में है। तो रिजल्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम ऐसा नहीं दिखाते 1-2 साल का। जैसे आप अगर किसी का भी रिजल्ट देखोगे तो आपको जनरली ऐसा मिलता है कि रिजल्ट डाउन हो रहा है, ठीक है, कभी ज्यादा सिलेक्शन होते थे, कभी कम होने लगे और कम होने लगे और कम होने लगे और कम होने लगे, तो ग्राफ डाउन मिलेगा। बट आप अगर एस्पायर स्टडी में देखोगे तो आपको ग्राफ अप मिलेगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग चीजों को समझे तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये निमसेट 2024 मतलब इसी साल के बच्चे हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे यार 5 है, 6 है, 7 है, 11 है, 14 है और 15 है, 24 है, 26 है। तो ये सारे बच्चे हैं यहाँ पर AIR 100 तक। फिर इसके बाद में अगर देखोगे तो ये 101 है, 104 है, 106 है, और ये है रैंक AIR 197 तक। तो यहाँ पर ये केवल 200 रैंक तक है। कितने रैंक तक है? 200 रैंक तक इतने बच्चे हम आपको दिखा रहे हैं, जबकि आपको मालूम है कि NIT में सिलेक्शन जो है वो लगभग 500-600 रैंक तक आराम से मिल जाता है, इससे ऊपर भी मिलता है, बट इतना मान के चलो। तो आप देखोगे बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है आपको 500 रैंक तक, 600 रैंक तक फोटो दिखाएंगे, और इतनी रैंक दिखाएंगे तो उसमें आपको 20-25 बच्चे होंगे, 50 बच्चे, तो लगेंगे बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुए। बट हम आपको जो ये फोटो दिखा रहे हैं ये केवल और केवल 197 रैंक तक है। और अगर आप ये टोटल स्टूडेंट की काउंटिंग करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 200 रैंक के अंदर लगभग 65-70 बच्चे से अबव है, ठीक है, 200 रैंक के अंदर केवल, ठीक है। बाकी अगर देखोगे तो बहुत सारे बच्चे एस्पायर स्टडी में, हमने बताया कि NIT में अगर देखोगे सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे जो इस समय हैं वो एस्पायर स्टडी के हैं, और एस्पायर स्टडी से पढ़ करके वो किसी ना किसी तरीके से NIT में गए हैं। तो ये चीज यहाँ पर आपको मिलती है। अब ये तो हो गया 2024 का एस्पायर स्टडी का रिजल्ट। इसमें
सारे टाइप के बच्चे हैं, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स के भी हैं, क्लासरूम कोर्स के भी हैं, प्रैक्टिस कोर्स के भी हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज के भी है। कुल मिला के आप अगर देखोगे सबसे ज्यादा रेशियो, सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट एस्पायर स्टडी से दिख रहे हैं आपको। नेक्स्ट अगर बात करें तो 2024 मतलब इसी साल, तो यहाँ पर 36 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो केवल और केवल एनआईटी तिरछी में, एनआईटी तिरछी में, आपको पता है 10 एनआईटी है, केवल एनआईटी तिरछी में 36 से ज्यादा बच्चे एस्पायर स्टडी के पढ़ रहे हैं। तो ये सारे बच्चे देखोगे तो ये पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड ये, और ये आपकी तीसरी स्लाइड। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 41 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं 2024 में ही एस्पायर स्टडी में जिन्होंने 199 नंबर से ज्यादा स्कोर किए हैं 300 में से सीयूईटी में, ठीक है, किसी के 200, किसी के 201, किसी के 202, किसी के 203, 205, 207 ऐसे करके 300 नंबर तक अगर देखोगे 199 से, तो 42 से ज्यादा बच्चे एस्पायर स्टडी में हैं, जो कि सबसे ज्यादा है पूरे हिंदुस्तान में। जो बोलते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में यहाँ पर कह सकते हो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये 2023 का रिजल्ट है, तो इसमें आप देखोगे IR3, IR5, IR10 और ये सारे बच्चे, पहली स्लाइड। और नेक्स्ट पे जाओगे तो ये आपकी दूसरी स्लाइड, सेम यहाँ भी ये सारे बच्चे केवल और केवल आपको 191 रैंक के अंदर तक मिल रहे हैं। यहाँ पर ये लिस्ट पूरी 600-700 रैंक तक की नहीं है, केवल और केवल 191 रैंक तक की है। तो ये सारे बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें 2023 में, तो ये एनआईटी तिरछी में जो है 2023 में इतने सारे स्टूडेंट्स पहुंचे थे। तो आप देख सकते हो ये सारे स्टूडेंट 2023 के। 2022 के रिजल्ट पे आ जाते हैं तो IR1, IR6, IR10 और आप इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो दोनों स्लाइड में जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं रैंक 2 to 9 तक। तो हमने जो भी यहाँ पर रिजल्ट आपको दिखाए हैं हर साल के रिजल्ट, ये केवल 200, 220, 230 रैंक तक के ही बच्चों के हैं। इसके आगे एस्पायर स्टडी में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं जिनकी फोटो हम यहाँ पर नहीं, क्योंकि अगर उतना रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे तो आप बोलोगे सर पूरे सेशन में तो आप रिजल्ट ही दिखाते रहे, ठीक है, सब फोटो ही दिखाते रहे। तो यहाँ से ये सब बच्चे क्यों एस्पायर स्टडी को सेलेक्ट किए थे और क्यों अभी करते हैं, तो उसका मेन रीजन है पढ़ाई, उसका मेन रीजन है पढ़ाई। तो पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जिस बेसिक लेवल से पढ़ाया जाता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाती है वो हम पढ़ाते हैं, ठीक है, हम पढ़ाने का मतलब हम शिवम सर पढ़ाते हैं। और क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि चीजें बच्चे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर आपका एडमिशन ले लिया, उन टीचर को ये क्लास थमा दी, उन टीचर को वो क्लास थमा दी। यहाँ पर अगर किसी टीचर को क्लास दी भी जा रही है तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जा रही है, मेन चीजें हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे किसी को लॉजिकल की क्लास दी भी गई तो लॉजिकल वो भी सर पढ़ाएंगे, लेकिन हम भी पूरा आपको लॉजिकल पढ़ाएंगे। कंप्यूटर अगर कोई टीचर पढ़ाएगा भी तो वो पढ़ाएगा, लेकिन पूरा कंप्यूटर हम भी पढ़ाएंगे, ठीक है। मैथ तो पूरा हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। तो हम ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे एमसीए के एग्जाम खुद निकाले हैं, ठीक है। और उस पैटर्न को हम समझते हैं कि किस टाइप के पैटर्न से बच्चे को चीजें समझ में आएंगी और किस टाइप के पैटर्न को फॉलो करके बच्चा एक बेस्ट रैंक, अच्छी रैंक ला पाता है, ठीक है, कैसे ला सकता है। तो यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर सारी चीजें पढ़ाने में हम कैपेबल हैं, पढ़ाते भी सारी चीजें हम हैं। और फैकल्टी सपोर्ट के लिए रखी जाती है कि आपके डाउट क्लियर हो पाए, आपकी चीजें क्लियर हो पाए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सारी चीजों को पूछ पाए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मान लो हमको मैथ आती है, बाकी हम रीजनिंग आपको नहीं पढ़ा पाते हैं, कंप्यूटर हम आपको नहीं पढ़ा पाते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ा पाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको सारी चीजें अच्छे से पूरी कंसिस्टेंसी से डिलीवर की जाती है, ठीक है। जिससे जब आप पूछते हो ना कि सर मैथ्स में हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, रीजनिंग में क्या करना चाहिए, रीजनिंग में कैसा पढ़ना चाहिए, तो अब ऐसा नहीं है कि रीजनिंग वाला टीचर बताए नहीं रीजनिंग में तुम इतना करो, मैथ में हमको नहीं मालूम क्या कर रहे हो, ठीक है। कंप्यूटर वाला टीचर तुमसे इतना बोले कि कंप्यूटर हमारे हिसाब से पढ़ो, मैथ रीजनिंग में हमको नहीं मालूम तुम क्या करोगे, ठीक है, वो सीन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि अगर मैथ्स में वीक हो तो रीजनिंग कंप्यूटर से कैसे करोगे, कंप्यूटर में थोड़ा सा अगर तुम पीछे हो क्योंकि बीएससी के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के हो तो आप कैसे अच्छा कर पाओगे। तो वो सारी चीजें हमको मालूम है। क्यों? क्योंकि सारे सब्जेक्ट पर फोकस हमारा रहता है और वो सारी चीजें हम अच्छे से तुमको करा पाते हैं। और इस क्यों करा पाते हैं उसका एक रीजन है, क्योंकि हमारा जो है वो नेट क्वालिफाइड है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस भी सारी आपको डीप में पढ़ाते हैं, साथ में आपको पूरा जो है मैथमेटिक्स भी डीप में पढ़ाते हैं, साथ में आपको लॉजिकल रीजनिंग भी, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग क्यों आपको पढ़ा पाते हैं? क्योंकि एमसीए के काफी सारे एग्जाम हमने निकाले हैं, तो वो भी चीज आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आपको भटकना नहीं पड़ता है कि इन टीचर से ऐसा, उन टीचर से वैसा, उन टीचर से ऐसा, सब पढ़ाएंगे लेकिन अल्टीमेटली पूरा फोकस कि शिवम सर सारी चीजें कवर करा देंगे। तो यहाँ पर ये मेन चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये 2021 का रिजल्ट है, IR13 या IR21।
तो ये हम सारे रिजल्ट आपको क्यों दिखा रहे हैं, हम इसलिए दिखा रहे हैं, आप अगर रिजल्ट देखोगे 2021 में इतने बच्चे हैं, ठीक है, 550 रैंक तक। अगली साल अगर देखोगे यहाँ पर तो आपको बच्चे इससे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जाओगे तो आपको और ज्यादा बच्चे मिलेंगे, और आगे जाओगे और ज्यादा बच्चे मिलेंगे, इस साल आ जाओगे और ज्यादा बच्चे मिलेंगे। तो हमारे रिजल्ट का जो ग्राफ है वो अपवर्ड है, ठीक है, अपवर्ड, डाउनवर्ड नहीं है, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट का क्या है कि रिजल्ट डाउनवर्ड है, ठीक है। बट यहां पर समझने वाली है कि आपको ये कंटेंट जो मिल रहा है वो पेपर के लेवल का है, पेपर के पर्सपेक्टिव का है, तो ये बेस्ट चीज है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर देखें तो सीयूईटी का देखा। अब अगर और आगे थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करें तो अगर सिलेक्शन आप देखोगे तो 32 से ज्यादा बच्चे निमसट में ऐसे हैं जो AIR 1 से AIR 100 तक 2024 में सिक्योर किए हैं, और ऐसे ही अगर आप देखोगे 42 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो 2024 में 101 रैंक से लेके 200 रैंक तक गए हैं, ठीक है। इसमें सारे बच्चे, चाहे वो क्लासरूम के बच्चे हो, चाहे वो ऑनलाइन के बच्चे हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज के बच्चे हो, सारे बच्चे मिलकर के NIT में सबसे ज्यादा सीट कैप्चर किए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अब कौन सा सेशन आपको जो है 2026 या 27 किसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो जब आप 26 के लिए सोच रहे हो कि हमको करना है तो इसके लिए एस्पायर स्टडी में 2 सेशन का कोर्स रहता है, जो हमने अभी पीछे आपको बताया था आयुष गर्ग, तो उसने यही कोर्स ज्वाइन किया था, 2 सेशन का कोर्स, और इसकी फीस जो है वो है 38,500 रुपए, ठीक है। लेकिन अभी 26 जनवरी पर आपको ऑफर मिलेगा, और वो 26 जनवरी के ऑफर जो है वो 4500 रुपए यहाँ पर ऑफ रहेंगे, तो आपकी कोर्स की फीस जो है वो यहाँ पर 34,000 हो जाएगी। अब ये फीस 34,000 जो आपकी होगी ये अभी से लेके 2026 के एग्जाम तक होगी, मतलब लगभग आप कह सकते हो कि 18 महीने की ये फीस आपकी अप्रोक्सीमेटली है। तो अगर आप शिद्दत से पढ़ते हो तो आप इसी साल 25 में भी एक अटेम्प्ट दे सकते हो हमारे साथ, और फिर अगली साल अपना मेन अटेम्प्ट दे सकते हो अपना एग्जाम निकालने के लिए। तो यहां से दोनों में क्या होगा कि आपको प्रॉफिट होगा, समझ में आएगा कि कितना हमको इंप्रूव करना है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हम आपको जो कोर्स देते हैं वो टारगेटेड सेशन का होता है, मतलब 2025 में एग्जाम देने वाले हो तो 25 के लिए होगा, 26 में देने वाले हो तो 26 के लिए होगा, 27 का देने वाले हो तो 27 के लिए होगा। एस्पायर स्टडी में ऐसा नहीं होता है कि आपसे बोला जाए कि आप इतनी फीस पे कर दो, 20,000 रुपए फीस पे करो, फिर चाहे आप 26 वाला एग्जाम दो, चाहे 27 वाला एग्जाम दो, चाहे 28 वाला एग्जाम दो, कभी भी आप देना। क्यों? क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उस समय तक एग्जाम निकालो। हमारा ये बिल्कुल सिद्धांत नहीं है कि जो बच्चा 26 में एग्जाम निकालना चाह रहा है उसको 29 वाला कोर्स दे दें और उससे बोले कि 26 में नहीं निकला तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, हमारा कोर्स तो तुम्हारे पास है, 27 में निकालो, ठीक है। 27 में भी नहीं निकला तो हमने कहा हमारा कोर्स तो तुम्हारे पास है, 28 में निकालो, ठीक है। तो वो सीन यहाँ पर नहीं है। जैसे आप देखते होंगे कि पहले एक बैंकिंग फील्ड में जो है बड़ी संस्थान थी तो वो ग्रीन कार्ड देती थी। ग्रीन कार्ड देने का उसका पर्पस था कि 6 साल 7 साल 8 साल तक पढ़ते रहो, जब तक पढ़ते रहो, ठीक है। तो पहले बच्चों को वो चीज अच्छी लगी कि हाँ यार सारी कोचिंग जो है वो 6 महीने का कोर्स देती है, साल भर का कोर्स देती है, और ये इंस्टीट्यूट ऐसा है जो 6 महीने के लिए 6 साल के लिए 7 साल के लिए 8 साल के लिए दे रहा है कि आराम से पढ़ो। लेकिन जब बच्चों ने पढ़ा तो उनको समझ में आया नहीं, 7 साल से मतलब नहीं है, मतलब है 7 महीने से। क्योंकि अगर 7 महीने कोई शिद्दत से बैंकिंग की तैयारी करता है, SSC की तैयारी करता है, 10 महीने करता है तो वो एग्जाम निकाल सकता है। चूक गया तो अगले 7 महीने 8 महीने 10 महीने तैयारी करके निकाल लेगा, तो क्या ही 7 साल की जरूरत है। और फर्जी में दिमाग में आता है कि अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, निकालें। तो वही सेम चीज यहाँ पर है कि ऐसा नहीं है कि आपसे ये बोला जाए अभी ज्वाइन कर लो फिर जब मन हो तब निकालना, उसकी भी फीस उतनी, उसकी भी फीस उतनी, उसकी भी फीस इतनी, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। ये स्पेशल टारगेटेड कोर्स है आपका 2026 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखें 26 जनवरी तक आपका ये इस पर डिस्काउंट रहेगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखें तो आपका टेस्ट सीरीज, जो बच्चे 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए VOD प्रैक्टिस कोर्स या टेस्ट सीरीज दोनों इंक्लूड है इसमें, और ये है केवल टेस्ट सीरीज। तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं पढ़ने के लिए, साथ साथ में इसमें टेस्ट भी होते हैं। बस इसमें यह है कि आपके वीडियो परमानेंट नहीं रहते, आते हैं, पढ़ लेते हो, नोट्स बना लेते हो, चले जाते हैं, फिर दूसरे चैप्टर के आते हैं। तो ये यहाँ पर है, और ऐसे टेस्ट सीरीज है तो इसमें आपके सारे टेस्ट होते हैं और उनके एनालिसिस और DPP वगैरह आपको मिलती हैं। तो इसकी फीस जो है वो आपकी है 5,999। अभी इसमें 26 जनवरी पर 1,000 का ऑफ रहेगा। और दूसरा जो आपका ये है इसकी फीस है 10,500, लेकिन इस पर 2,000 का ऑफ रहेगा 26 जनवरी को। तो ये दोनों कोर्स हैं 2026 वालों के लिए। पूरा सेशन जो हमारा टारगेटेड आज है
वो 2026 या 27 वाले बच्चों के लिए है। यहाँ पर हम 25 वालों की बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो एस्पायर स्टडी ने जो सबसे पहले स्टार्ट किया था इनिशिएटिव, और वो अभी भी इनिशिएटिव लगातार मेंटेन है और ये चलता रहेगा, लोग इसको कॉपी करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि एस्पायर स्टडी में हमने बताया कंटेंट हो, मटेरियल हो, टेस्ट हो, नोट्स हो, ठीक है, सारी चीजों को लेकर सारे इंस्टीट्यूट्स कॉपी करते हैं। तो आप क्यों कॉपी को ज्वाइन करोगे, ओरिजिनल ज्वाइन करो, ठीक है, एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करो। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट देखें तो अगर कोई भी बच्चा एस्पायर स्टडी में 2026 के एग्जाम में AIR 1 से लेके AIR 10 तक लेकर के आता है, चाहे वो ऑनलाइन का हो, चाहे वो क्लासरूम का हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज का हो, चाहे वो VOD कोर्स का हो, किसी भी कोर्स का बच्चा हो, एस्पायर स्टडी का होना चाहिए। तो उसको अगर AIR 1 से 10 तक है तो उसके सारे सेमेस्टर की फीस एस्पायर स्टडी की तरफ से पे की जाएगी। सारे सेमेस्टर की फीस, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6, तो सारे सेमेस्टर की फीस पे की जाएगी। तो आपके पास ये भी है कि आप इतना हार्ड वर्क करो कि आपकी रैंक AIR 1 से लेकर के 10 तक आ जाए, आपकी फीस ब्याज सहित वसूल हो जाएगी, साथ में आपको NIT तो अच्छी मिली जाएगी। तो सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्लासरूम प्रोग्राम, तो क्लासरूम प्रोग्राम जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, कानपुर आना चाहते हैं तो कानपुर आ सकते हो। यहाँ पर हॉस्टल आपको मिल जाता है अच्छा सा, और साथ साथ में वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाता है। यहाँ पर और ऑनलाइन में अंतर पढ़ाई में तो कोई नहीं है, सारे नोट्स, सारी क्लासें, सारी DPP, सारे असाइनमेंट दोनों में सेम रहते हैं। बस अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जब आप आते हो तो हमें पर्सनल थोड़ा सा आप मिलते रहते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कतें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। आपस में एक डिस्कशन बन जाता है कि डिस्कशन ग्रुप है, आपस में डिस्कस कर रहे हो, वो एक अच्छी चीज हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अपेयरिंग में है तो निश्चित है आप कानपुर नहीं आ पाओगे, तो आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। आप ड्रॉप लेके पढ़ रहे हो या कॉलेज नहीं जाते हो तो फिर आप ऑफलाइन भी आ सकते हो। तो दोनों रास्ते आपके पास खुले हुए हैं। मेन चीज यही है कि आप ऐसा इंतजार ना करो कि हम अब ज्वाइन कर लेंगे, अब ज्वाइन कर लेंगे, अब ज्वाइन कर लेंगे, अब डिसीजन लेंगे, तो वो समय नहीं है। प्रॉपर आप तैयारी शुरू कर दो और अच्छे से मेहनत करो, आपकी एक बेस्ट रैंक बनेगी। एस्पायर स्टडी का मतलब ही है टॉप रैंक, ठीक है। सिलेक्शन एस्पायर में बहुत होते हैं, आप देखते होंगे हम इतने सिलेक्शन आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, और इतनी टॉप रैंक है। अगर आप देखोगे तो सारे NIT में जब आप जाओगे तो आपको एस्पायर ही देखने को मिलता है। आप किसी बच्चे से पूछोगे कहाँ से एस्पायर से, किससे, कहाँ से एस्पायर से, कहाँ से एस्पायर से, तो आपको ये समझ में आता है कि आखिर इन्होंने क्यों सिलेक्ट किया हो। चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, एस्पायर को सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो BHU के बच्चे हो ग्रेजुएशन वाले, एस्पायर को सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज से हो, ठीक है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से हो, एस्पायर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, कहीं भी हम कॉलेज का नाम ले लें, यूनिवर्सिटी का नाम ले लें, हर जगह से बच्चे एस्पायर को ज्वाइन करते हैं। और मेन रीजन है भरोसा, क्योंकि हम आपका भरोसा नहीं टूटने देते। जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको पढ़ाई मिलती है, ना कि आपको बाकी सारी चीजें मिलती हैं, ये दिखाया जाए, वो दिखाया जाए, ठीक है, आपको क्या ही बोले अब, ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको मेन चीज जो है वो यहाँ पर मिलती है, पढ़ाई। तो आप जल्दी से डिसीजन लें, घर में डिसाइड करो, बात करो चीज़ों को, एस्पायर की चीज़ों को समझो, देखो, सीनियर से बात करो, और फिर उसके बाद में एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करो और अच्छे से पढ़ाई को स्टार्ट करें। बाकी कोई आपको डाउट या क्वेरी रहती है तो आप इन नंबर्स पे हमको कॉल भी कर सकते हो। आप इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, या इस पर आप मेल डाल सकते हो कि सर हमें ये डिटेल बता दीजिए कोर्स से रिलेटेड, या फिर आप एस्पायर स्टडी की ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, प्ले स्टोर से एस्पायर स्टडी की ऐप इंस्टॉल कर लें, वहां पर चैट सेक्शन में जाओगे तो आपको सारी डिटेल बता दी जाएंगी। या फिर आप अगर और भी जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर जा सकते हो myaspirestdy.com पर, ठीक है। आप इस पे जब जाओगे myaspirestdy पे, तो यहाँ पर जब जाओगे इंक्वायरी पे, तो यहाँ भी अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मैसेज, अपना जो भी क्वेरी है वो लिख करके सबमिट कर दोगे तो हमारी तरफ से आपको कॉल बैक आएगी। एक और हमारा वादा है आपसे, एक ही बार कॉल बैक आएगी, ठीक है, जब आपकी ये क्वेरी पड़ी होगी। उसके बाद आपके पास कॉल नहीं आती है कि आपने कोर्स की इंक्वायरी ली थी, क्यों कोर्स नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि हमारे पास खुद इतने फोन रहते हैं, हम बिजी रहते हैं कि हम उठा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो बाकी इंस्टीट्यूट जैसे होते हैं कि आपने हमारे पास कॉल की थी, क्यों नहीं हमारा कोर्स ज्वाइन किया, और अभी ये ऑफर चल रहा है, अभी तैयारी शुरू कर दो, ऐसा करो ऐसा करो। एस्पायर स्टडी से ऐसा नहीं होता है। आप जब कॉल करोगे एक बार आपको बता दी जाएंगी सारी चीजें, फिर उसके बाद खुद डिसाइड करोगे कि हमें एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। नहीं लेते हो तब भी अच्छी बात है, लेते हो तब भी अच्छी बात है, आपको परेशान नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जब आप इस पोर्टल पे जाओगे मिल जाएगा। बाकी अगर आपको एस्पायर स्टडी की चीजों को एक्सेस करना है तो यहाँ से फ्री में लाइब्रेरी सेक्शन पे जाओगे तो सारी चीजें आपको एक्सेस करने को, टेस्ट है, नोट्स है, तो वो सारी चीजें भी
मिल जाएंगी। आई थिंक सारी चीजों को समझ गए होंगे। फिर से हम बता रहे हैं, आप डिसीजन लो कैसे, जो सीनियर्स हैं उनसे पूछो, उनसे बेस्ट आपको कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। तो जब सीनियर्स हैं उनसे पूछो कि हमें कहाँ ज्वाइन करना चाहिए, कैसे ज्वाइन करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, तो आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी और सारे बच्चे आपको एस्पायर ही सजेस्ट करेंगे, ठीक है। बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं इंडिया का अपने आप को बेस्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है, या फिर टॉप, ये सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो है पूरे हिंदुस्तान में दे रहा है, वो ऐसा वैसा जो भी इंस्टीट्यूट बोलते हैं, आप उनके बच्चों से पूछोगे वो भी आपसे बोलेंगे एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करो, ठीक है। क्यों? मेन चीज है हार्ड वर्क, रिजल्ट और कंसिस्टेंसी। तो आई थिंक आप चीजों को समझ गए होंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज और भी है कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका पैसा खराब होगा। जब आप कहीं अलग या कहीं गलत जगह ज्वाइन कर लेते हो तो आपका पैसा खराब होगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा तो फिर से हो जाता है, आपका समय खराब हो जाता है। आपने सेकेंड ईयर में तैयारी शुरू की कि हम 26 में एग्जाम निकाल लेंगे, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, फीस भी आपने पे कर दी, और जब आप 26 में गए तो आपको पता चला कि हमने सेकेंड ईयर में इतना बढ़िया डिसीजन लिया था कि आराम से निकाल लेंगे, लेकिन वो डिसीजन खराब हो गया। क्यों? कंटेंट के चक्कर में, स्टडी मटेरियल के चक्कर में प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया, इन सब चीज़ों में। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं आराम से लो, ठीक है। एस्पायर स्टडी में किसी चीज की जल्दबाजी नहीं है, ऐसा नहीं है आज ही एडमिशन ले लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। आराम से तसल्ली से पूरा डिसाइड करो, उसके बाद में एडमिशन लो और फिर पढ़ाई करो शिद्दत से, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो यहाँ से बार बार आपको परेशान किया जाएगा, क्यों नहीं होमवर्क कर रहे हो, क्यों नहीं असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए सारी चीजों पर रिसर्च करो। थैंक यू सो मच।